हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी और आईआर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे ना इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, ना सिक्योरिटी, बट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ की हमारी इकोनॉमी चल रही है, तो वहाँ पे भी इकोनॉमी, इस मंथ में भी इकोनॉमी, तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना। मुझे भी पढ़ाने में बोरिंग लगेगा, आप लोग को भी देखने में, तो थोड़ी बदल बदल के टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट देखेंगे और वहाँ पे हम लोग जो है अप्रैल मंथ की इकॉनमी देख रहे हैं। तो एक एक लेक्चर आप लोग को डेली मिलने वाली है दोनों की, तो टेंशन मत लीजिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक है इस बार इन्वायरमेंट पे। सबसे पहले लोकस्ट अटैक देखेंगे। इसके बारे में बेसिक हम लोग ने पीटी 365 जो इन्वायरमेंट वाली थी उसमें हम लोग कवर किए थे। सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। फिर विजाक में, जो कि आंध्र प्रदेश में जो गैस लीक हुआ था, उसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में यहाँ पे बताई गई है। वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 की देखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये। और इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शानदार बात आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा। साइक्लोन मैनेजमेंट, आप लोग को पता है कि एक के बाद एक साइक्लोन आया। पहले यहाँ पे साइक्लोन अम्फन आया जो कि बे ऑफ बंगाल में है। फिर साइक्लोन निसर्ग आया जो कि हमारे अरेबियन सी में था। तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल ये वेदर फेनोमेना है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे केयर प्रोजेक्ट है, जो कि है क्लाइमेट एडेप्शन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आईआर की लेसन अगर आप लोग देखे हो तो क्विज़ तो मैं यहाँ पे दूंगी, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे अपनी लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, सिर्फ टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको ये बताना है कि ताइवान, हम लोग यहाँ पे चाइना ताइवान की रिलेशनशिप के बारे में देखे थे, तो आपको बताना है कि ताइवान किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। एक तो यहाँ पे WHO, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ताइवान मेंबर नहीं है, बट यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें ताइवान नाम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ पे चाइनीज़ ताइपी के नाम से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इनकी नाम है। तो आपको ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाता है। साथ ही साथ आपको बताना है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इंडिया नेपाल की बॉर्डर डिस्प्यूट, तो डिसएग्रीमेंट देखने को मिला है इंडिया नेपाल की बॉर्डर में। तो ये जो डिस्प्यूट है, आपको ये बताना है कि किस किस जगह पे है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में है, बिहार में है, ये 2 स्टेट से तो पता चल गया। 3 आप लोग की रीजन जो है वो उत्तराखंड में है और एक रीजन बिहार में है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे बता दीजिए कि कौन सी 3 रीजन है जो कि आपके यूपी में है, उत्तराखंड में, और एक रीजन जो कि बिहार में है, जिससे कि नेपाल और इंडिया के आज की डेट में जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास हो चुका है। थर्ड आपको बताना है कि बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। फोर्थ आपको बताना है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, और ये आप बस यही बतानी कि किस कंट्री से, और किसको ऐसा कहा जाता है कि 1 कंट्री है लेकिन वहाँ पे 2 सिस्टम चलता है। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहे होंगे, बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आंसर भी देने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं टिंडे की अटैक से, लोकुस्ट अटैक। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो हमारा लोकुट यहाँ पे डेजर्ट लोकस्ट जो है, स्वार्म्स ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, ये देखने को मिला कि जो यहाँ पे लैंड है वो भी बहुत सारे हमारे इंडियन स्टेट में जो कि ये आपका इसमें अटैक किया गया। और ये इंटर कहाँ से हुआ था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से ये इंटर हुआ था। तो ये यहाँ पे आप लोग देखोगे कि डेजर्ट लोकोस्ट जो था, स्वार्म्स ऑफ डेजर्ट लोकोस्ट, जो कि इन्वेड किया था बहुत ही मास नंबर पे। आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो ये भी आप लोग को पता होगा कि न्यूज़ में कवर किया जा रहा था कि पता नहीं कितनी हज़ार जो है टिंडे आए थे, और वो भी टाइम से पहले आ गए थे। तो हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाले बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। यूनियन गवर्नमेंट जो है, एक वार्निंग इशू किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी 12 स्टेट में। किस किस स्टेट में? तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है, जहाँ पे लोकस्ट अटैक, टिंडे की अटैक देखने को मिली थी। जो अभी के करंट अटैक आपको देखने को मिला था वो वॉर्स था, यानी कि सबसे बेकार यहाँ का डेजर्ट लोकस्ट अटैक था, वो भी 26 ईयर में। क्योंकि आप लोग देखोगे कि बहुत ही मास नंबर पर यहाँ पर हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने भी यहाँ पर वार्न किया था को जो यहाँ पे लोकस्ट वार्मिंग है वो कुछ कॉन्टिनेंट में देखने को मिला, और एक सेवियर रिस्क टू इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इस साल था। तो क्योंकि ये टिंडे आते हैं ना, तो फसल बर्बाद करके चले जाते हैं, खा जाते हैं और बर्बाद भी कर जाते हैं। तो इतने मास नंबर पे अगर टिंडे आते हैं, अटैक करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पे जो है हमारी फसल यहाँ पे बर्बाद हो सकती है। तो डेजर्ट लोकस्ट के बारे में यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए, जो ग्रास ऑफर होते हैं ना, आप लोग भी देखे होंगे ग्रीन कलर के ग्रास ऑफर होते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, थोड़े बड़े साइज के ही होते हैं, वो जो छोटे से बड़े साइज के होते हैं, उसी की फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और इनका लाइफ स्पैन कितना है, यानी कि 90 दिन तक ये जीवित रहते हैं, 3 महीने आप लोग मैक्स टू मैक्स लेकर चलो। 4 स्पीसीज है लोकस्ट का, जो कि इंडिया में पाया जाता है।
वो देख लीजिए। सबसे पहला डेजर्ट लोकोस्ट है, इसका आप लोगों को साइंटिफिक नेम भी देखने को मिल रहा है, याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज लीव इट। ओके, माइग्रेटरी लोकस्ट है, यहाँ पे बॉम्बे लोकस्ट है और ट्री लोकस्ट है। तो ये 4 तरीके की मेनली लोकस्ट है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, टिंडे पाए जाते हैं। तो इनके भी वैरायटी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। बात हम लोग कर रहे हैं डेजर्ट लोकस्ट का, तो ये यूजुअली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सेमी एरिड और एरिड डेजर्ट में, जो कि अफ्रीका में है और नियर ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 200 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पे रेनफॉल एनुअली होता है। तो उस जगह पे आपको डेजर्ट लोकस्ट देखने को मिलेगा। ये जो है ना, सॉइल जो होते हैं ना बेयर ग्राउंड में, जो आपको सॉइल देखने को मिलेगा, उसी में ये अपने एग देते हैं और रेयरली फाउंड होते हैं उस एरिया में जहाँ पे डेंस वेजिटेशंस है। डेजर्ट लोकस्ट मैंने समझ में आ रहा है आपको कि डेजर्ट वाले एरिया में ही ये टिंडे अटैक करते हैं। और ये जो है बाइफेसिक एनिमल है। इसका मतलब है कि ये जो है ना 2 इंटायरली डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। अगर हम लोग इसकी सॉलिटरी फॉर्म में देखें तो ये क्या करते हैं ना कि ब्राउन कलर के होते हैं और ये हार्मलेस होते हैं क्रॉप को। लेकिन वहीं अगर हम लोग कुछ सर्टेन कंडीशन में देखें तो ये इंसेक्ट्स जो है ना ये ग्रीन कलर में स्विच हो जाते हैं और ये स्टार्ट फॉर्मिंग स्वान, यानी कि स्वान फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद येलो, इलेक्ट्रिक येलो कलर में ये आपका जो है टर्न हो जाते हैं और ये स्वार्मिंग बिहेवियर जो है दिखाने लगते हैं। यानी कि ये इसमें क्या होता है ना कि टिंडे जो है ना 2 तरीके के होते हैं, एक ही फैमिली के। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाईफेसिक एनिमल। तो बाईफेसिक एनिमल जैसे कहने का मतलब है कि ये टिंडे ही है, लेकिन इसके 2 वैरायटी होते हैं। एक है जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन वो कभी भी हार्म नहीं करते, आप लोग भी देखे होंगे छोटे छोटे ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन एक जो ग्रीन कलर के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस होते हैं और यही लोकस्ट जो है अटैक करते, टिंडे अटैक करते, जिससे कि हमारी फसल वगैरह बर्बाद हो जाती है। ये जो एक स्वान आप देखने को मिलेगा कि ये 40 to 80 मिलियन एडल्ट्स होते हैं इन 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और कितना तक ये फ्लाई कर सकते हो तो 1 घंटे में ये 16 से 19 किलोमीटर तक भी ये उड़ सकते हैं। साथ ही ये डिपेंड करता है विंड पे, और अगर एक दिन में आप देखोगे तो 150 किलोमीटर तक भी ये जो है ट्रैवल करते हैं। ये ओमनीवॉर्स है। और वो एक जो एडल्ट डेजर्ट लोकस्ट है ना, ये सिर्फ आपके जो देखने को मिलेगा कि ओन इंटायर वेट, जितना कि आप लोग देखोगे कि फ्रेश फूड जो होता है ना 2 ग्राम का, उसी का ये खा जाते हैं। यानी कि कितने मास नंबर पे ये खा जाते हैं, तो ये भी आप समझ सकते हो। और याद रखना है कि ओमनी वॉर्स है। देखिए 3 तरीके के होते हैं। हर्बी वॉर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, वैसे स्पीसीज जो कि प्लांट खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं। कार्नी वॉर्स होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। और ओमनी वॉर्स होते हैं जो कि वेजिटेबल्स भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। ओके, अगर आप लोग देखोगे इनकी 3 ब्रीडिंग सीजन्स होती है लोकस्ट की। विंटर ब्रीडिंग होती है, स्प्रिंग ब्रीडिंग होती है और समर ब्रीडिंग होती है। तो विंटर ब्रीडिंग कब से कब तक होती है तो नवंबर और दिसंबर। स्प्रिंग ब्रीडिंग आप देखोगे तो जैन से यहाँ पे जून तक होती है। समर ब्रीडिंग आप देखोगे तो जुलाई से अक्टूबर तक होती है। इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रीडिंग सीजन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि समर ब्रीडिंग है। समर सीजन के टाइम पे ही इस तरीके का अटैक हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। रीज़न क्या है इस तरीके का? अभी जो रिसेंट लोकस्ट अटैक देखने को मिला था, तो रीज़न क्या था? पहले यहाँ पे मैप स्टडी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए मार्च से जून तक का यहाँ 2020 का फोरकास्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे विंटर। ओके, ये आपका 19 नवंबर से लेकर 20 अप्रैल तक, ये नवंबर से लेकर अप्रैल 2020 तक का ये विंटर सीजन बताया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे इस एरिया में, इंडिया में तो क्योंकि समर ब्रीडिंग ही होती है तो यहाँ पे समर ही दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्प्रिंग ब्रीडिंग होता है जो कि मार्च से जून तक का है। इस एरिया में भी आप लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी देख सकते हो, यहाँ पे स्प्रिंग ब्रीडिंग ज़्यादा होता है। समर ब्रीडिंग भी होता है अफ्रीका में, ये आप देख सकते हो कि समर ब्रीडिंग भी है, विंटर ब्रीडिंग भी है। ठीक है, तो ऐसा अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आप लोग को तीनों यहाँ पे ब्रीडिंग देखने को मिलेगा। वेस्ट एशिया में अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी स्प्रिंग ब्रीडिंग ही है, लेकिन इंडिया में आप लोग देखो तो समर ब्रीडिंग है। तो ये याद रखना है कि किस किस रीजन में कौन कौन सी ब्रीडिंग है, क्योंकि आप लोग से एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन अभी रीज़न क्या था, क्यों इतना ज़्यादा जो है लोकस्ट अटैक हुआ? सबसे पहला है कि वेदर कंडीशन, इनके फेवरेबल वेदर कंडीशन थी। मोस्ट ऑफ द जो अटैक हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया में, अगर हम लोग 1993 से देखें तो वो राजस्थान वाले इंडिया में है, लेकिन राजस्थान वाले स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय क्या हुआ कि फेवरेबल वेदर कंडीशंस जो है, इससे क्या हुआ ना कि लोकस्ट जो है वो ट्रैवल कर पाए, राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और इवन महाराष्ट्र भी चले गए। सेकंड यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है कि यहाँ पे जो डेजर्ट लोकस्ट है ना, वो यूजुअली ब्रीड होते हैं उस एरिया में, वो भी उस कंट्री में जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। तो इसको जो है ना यहाँ वाले रीजन में जो है मेनली आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है एक बार देख लीजिए मैप में। तो इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है।
देखिए ये इंडियन ओशन है, ये आपका जो है इंडिया की पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखने को मिलेगा, नेगेटिव इंडियन डाइपोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक समय क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो आपका रीजन है ना, यहाँ पे एवरेज से भी ज़्यादा ठंडी रीजन हो जाती है। जब जिस रीजन में आपका ठंडापन ज़्यादा हो जाता है, कूलर रीजन हो जाती है, तो वहाँ पे रेनफॉल की जो आपकी टेंडेंसी है वो रेनफॉल कम हो जाता है। लेकिन जिस रीजन में आपको यहाँ पे गर्म देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपका जो है इस रीजन में आपका रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है, जैसे इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज़ है। पॉजिटिव फेज़ का कहने का मतलब है कि जब आपके अरेबियन सी में आपकी वार्मर हो टेम्परेचर नॉर्मल से, और आपकी जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसमें आपका कूलर हो एज कंपेयर टू नॉर्मल से, तो इस समय क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल कहने का मतलब है कि वेदर जो है ना आपका वहाँ पे वार्मर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल। तो इस वाले रीजन में जो है आपकी वर्षा ज़्यादा हो सकती है, और वर्षा ज़्यादा होती है तो मानसून आने में यहाँ पे जो है सहूलियत होती है। तो मानसून आता है तो उस समय अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होती है तो मानसून में जो बारिश होती है ना वो यहाँ पे आपका ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इन दोनों फिगर से आप लोग को यही समझ में आ रहा होगा कि ये आपका पॉजिटिव आ गया इंडियन ओशन डाइपोल, और ये आपका नेगेटिव है इंडियन ओशन डाइपोल। सेम आपका ऐसे ही होता है, जब यहाँ पे आपकी वार्मर हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, तो क्या होगा कि यहाँ पे वार्मर हो गई, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। इस वाले रीजन में आपकी रेनफॉल हेवी होगी। इस बार इस वाले रीजन में अगर कूलर हो गई, नेगेटिव हो गई, तो इस वाले रीजन में जो है आपका यहाँ पे रेनफॉल कम हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जैसे टेम्परेचर राइज होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इससे इंडियन ओशन डाइपोल भी एम्पलीफाइड होती है, और जो वेस्टर्न इंडियन ओशन डाइपोल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। वेस्टर्न वाली, इस साइड वाली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। हेवी रेनफॉल जो है वो यहाँ पे वेजिटेशंस इससे ज़्यादा ग्रोथ होती है। जहाँ पे आपकी वार्मर टेम्परेचर है वहाँ पे आपकी रेनफॉल ज़्यादा होगी। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि वेजिटेशन ज़्यादा होगा एरिड एरियाज़ में, और वहाँ पे जो है लोकस, डेजर्ट लोकस जो है ज़्यादा ग्रो होते हैं और फिर वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो यही रीज़न आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। थर्ड बताया जा रहा है कि साइक्लोन है। साइक्लोनिक स्टॉर्म आप देखोगे कि मिकुनू है और लुबान है, जो कि स्ट्रक कहाँ किया गया था, तो ये ओमान वाले रीजन में स्ट्रक किया गया था, और येमेन वाले रीजन में यहाँ पे किया गया था। जिससे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो इम्पिटी डेजर्ट ट्रैक है ना उसमें भी आपका लास्ट जो है डैम्प सॉइल यहाँ पे बनने लगा। डैम्प सॉइल बनता है तो वहाँ पे जो है अंडे देने लगते हैं इस तरीके के लोकस्ट, और उसके बाद जो है ये लोकस्ट स्वाम्स जो है बढ़ने लगता है। तो ये भी एक रीज़न है, यानी कि यहाँ पे आपका साइक्लोन आ गया था तो उससे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा हो गया तो मिट्टी थोड़ा सा गीली हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, तो उससे फिर उसके बाद जो है लोकस्ट ब्रीड होने लगते हैं। उसके बाद विंड मूवमेंट है, यानी कि जो लोकस्ट है जनरली वो फ्लो होते हैं, जैसे जैसे विंड होते हैं, जिस डायरेक्शंस में आपकी हवा बहती है उसी तरीके से ये लोग भी बहते हैं। उसी तरीके से बहते नहीं, ये लोग भी उसी तरीके से उड़ते हैं, जिसको पैसिव फ्लायर कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से आपका, आप भी जब ये फील किए होंगे कि जब आप चल रहे हो, अगर आपकी हवा की भी डायरेक्शन इसी साइड से, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, आप बहुत हल्के में चल लेते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि हवा की डायरेक्शन इस साइड है लेकिन आपको इसके आना है अपोजिट, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है चलने के लिए, है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे जो है, अगर जिस हवा की डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हो तो उसको पैसिव फ्लायर्स कहते हैं। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया था, वो भी आप पे साइक्लोन एम्फन के द्वारा। तो कहाँ पे हो गया था, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन में, जिससे कि वेस्टर्न विंड जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उसके बाद वेस्टर्लीज का भी यहाँ पे आपका हाथ है। वेस्टर्लीज कहने का मतलब है कि एक आपका एयर है, हवा है, जो कि आपका वेस्ट की डायरेक्शन में ये बहता है, ठीक है। तो वेस्टर्लीज जो है ना, ये भी आप देखोगे कि बहुत सारे बॉट्स ऑफ रेनफॉल ये लेकर आती है, वो भी नदर्न और वेस्टर्न इंडिया में, जिससे कि आपका इंसेक्ट जो है वो फिर से यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो सका, इससे हेल्प हो गया। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हम लोग देखे कि यहाँ पे लोकस्ट अटैक इस साल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इफेक्ट क्या होता है लोकस्ट अटैक से, आखिर होता क्या है। सबसे पहला तो यही है कि क्रॉप डैमेज होते हैं। इस तरीके के जो डेजर्ट लोकस्ट अटैक है उससे क्या होता है ना कि क्रॉप्स जो कि यहाँ पे 5 लाख हेक्टेयर्स तक जो राजस्थान में फैले हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलता है। एक सीरियस थ्रेट हो जाता है इंडिया की फूड सिक्योरिटी में, जो है ना एक आपत्ति आ जाती है। 1 स्क्वायर किलोमीटर स्वाम आप देखोगे तो ये एक दिन का खाना खा जाते हैं, और वो भी कितना होता है तो 35,000 लोगों का जो खाना होता है ना, वो एक दिन में एक टाइम में जो है आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के स्वाम जो है इसको खा जाते हैं। एलर्जीज भी होती है। लोकस्ट स्वाम जो होते हैं ना वो यहाँ पे एलर्जन भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कि जो लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो स्प्रे करते हैं मैलेथीनियन 96 और यहाँ पे क्लोरफायरसिस। तो इससे क्या होता है ना कि ये एक हार्मफुल पेस्टिसाइड्स है जो कि इनको कंट्रोल करने के लिए आपका छिड़काव किया जाता है। तो ये इतने एक्सट्रीमली टॉक्सिक और हाई लेवल एक्सपोजर होता है पेस्टिसाइड्स का, जिससे कि लोगों में
में जो यहाँ पे छिड़कते हैं उनमें नौशिया होने की भी, डिजीनेस होने की भी चांसेस होती है, इवन डेथ भी हो जाता है। और इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और ये जो है हमारे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। एयर ट्रैवल की बात करें तो जनरली जो लोकस्ट है ना वो आपको लोअर लेवल में पाए जाएंगे, और इससे क्या होता है ना कि एयरक्राफ्ट स्पेशली आपको क्रिटिकल जब लैंडिंग होती है, टेक ऑफ होती है फ्लाइट में ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लोकोस जो है ना वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, अर्बन वेजिटेशंस को, एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये अपने क्रॉप को नहीं मतलब कि देखिए, अगर लोकोस्ट आ रहे हैं, अटैक होता है, तो वो क्रॉप पे अटैक करता है। अगर उनको क्रॉप नहीं मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं ना कि बड़े बड़े फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल में जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इंडिया में अगर हम लोग देखें कि स्टेप्स क्या क्या लिया गया है इंडिया के द्वारा जिससे कि इस तरीके के लोकोस्ट अटैक से बचा जाए, तो सबसे पहला जो है LWO है। इट मीन्स की लोकोस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर के अंदर ये आपका काम किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से जो डेजर्ट लोकोस्ट का अटैक देखने को मिला स्कीड्यूल डेजर्ट एरिया में, मेनली जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है वहाँ पे देखने को मिला, तो ये कैसे मॉनिटर करेंगे, सर्वे करेंगे और कंट्रोल करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे लोकल सर्किल ऑफिसर्स और टेम्पररी कैंप यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, जिससे कि ये जो अटैक है ना उसको कंट्रोल किया जा सके और मॉनिटर भी किया जा सके। 200 लोकल सर्किल ऑफिसर्स जो है उनको सेटअप किया गया था कि वो कंडक्ट करे एक सर्वे, और साथ ही साथ जो ऑपरेशन है उसको भी कंट्रोल करे, वो भी किसके साथ, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एग्रीकल्चर फील्ड में। साथ ही जो कंट्री है वो यहाँ पे प्रोक्योर कर सकती है पेस्टिसाइड्स जो कि स्प्रे किया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स जो स्प्रेयर होते हैं उसको भी वो प्रोक्योर कर सकते हैं यूके से, और इसको डिप्लॉय किया जाता है फायर ब्रिगेड में, ट्रैक्टर में और दूसरे व्हीकल्स में, जिसके थ्रू इस तरीके का इंसेक्टिसाइड्स जो है स्प्रे हो सके। सेंटर्स जो है उन्होंने भी यहाँ पे कंपेंसेट किया गया है सेंटर के द्वारा कुछ फार्मर्स थे जो कि सफ़र कर रहे थे बहुत सारा लॉस, तो उनको भी यहाँ पे जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा जो है उनको यहाँ पे फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि 25 मिलियन टन जो मैलेथियन है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम का यहाँ पे हो सके। और ये चीज़ जो सप्लाई किया जा रहा है वो हम लोग ईरान को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट को लेकर। तो आप लोग देख रहे हो कि इस तरीके का जो यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम है वो वेस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है, तो वेस्ट एशिया में भी अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था स्प्रे पेस्टिसाइड्स करने के लिए, वो भी बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ में और इन एक्सेसिबल एरिया में, उस एरिया में जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, तो वहाँ पे ड्रोन के द्वारा स्प्रे किया गया था। रेगुलर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है, जहाँ पे लोकस्ट अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लोकस्ट अटैक कितना ज़्यादा भयंकर था और इसको किस तरीके से यहाँ पे इतना सारा शाम डाम धन भेद जो कहते हैं ना उसको यहाँ पे लेकर आया गया, जिसके थ्रू जो है इनको कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। वे फॉरवर्ड में देखते हैं कि और क्या काम हम लोग को करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सेफर साइड होगा। जैसे कि हम लोग देखें कि इंसेक्टिसाइड्स जो इस्तेमाल किया गया मैलेथियन, तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, एक्सट्रीमली टॉक्सिक था, जिससे कि हमारे सॉइल फर्टिलिटी भी डैमेज हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन हेल्थ भी डैमेज हो रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि यहाँ पे ह्यूमन बींग और सॉइल क्वालिटी भी किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं होगा। एरियल स्प्रेइंग होगा फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, जो कि मोस्ट पोटेंट मेथड है फाइट करने के लिए लोकोस्ट का, और हेलीकॉप्टर्स जो है उसको भी ज़रूरत होगा, जिससे कि हम लोग लार्ज एरिया कवर कर पाएंगे इस तरीके से लोकोस्ट ब्रीडिंग को, यानी कि लोकोस्ट अटैक को कंट्रोल करने में। साथ ही कुछ एविडेंस भी है, जैसे कि लाउड नॉइज़ होता है और ये इफेक्टिवली डाइवर्ट करते हैं लोकोस्ट को, यानी कि बड़े बड़े जो आप लोग देखते हो कि तेज़ आवाज़ से भी क्या होता है ना कि लोकोस्ट जो है अपने डायरेक्शन को डाइवर्ट करते हैं, वो वापस चले जाते हैं या कुछ और एरिया में चले जाते हैं। इस तरीके का भी यहाँ पे सबूत देखने को मिला है, तो ये भी काम करना चाहिए। कॉपरेशन लेना है ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, वो भी साउथ एशिया से, जैसे कि मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान है, तो ये इंडिया के साथ मिलकर जो है इस तरीके का कॉपरेट कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कंट्रोल करना है। जो लोकोस्ट है वो बढ़ते जा रहा है और इसकी ग्रोथ को किस तरीके से कंट्रोल करना है। एक्टिव रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, तो इसका रोल होना चाहिए कि लेटेस्ट साइंस के हिसाब से जो है, जो आज की डेट में यहाँ पे क्लाइमेट ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर आ रही है, तो उसी में इस तरीके का कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल हो कि वो यहाँ पे मोर इमीडिएट जो वेदर चेंज हो रहे हैं उसको फोरकास्ट कर सके। साथ ही WHO का भी रोल हो कि वो यहाँ पे जो रिस्क है डिफरेंट केमिकल एजेंट से, उसको ये क्लासीफाई करे।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उनके द्वारा भी यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा गया कि किस तरीके से वो लोकस्ट मिनरल्स को डील कर पाएंगे। सैंड एरिया है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रीन वेजिटेशन से जिसको मॉनिटर किया जाएगा कॉन्स्टेंटली अगर लोकस्ट प्रेजेंट होते हैं तो। डेजर्ट एरिया है जहाँ पे अगर रेनफॉल होती है तो उसको भी सर्वे किया जाएगा कि कहीं वहाँ पे उन लोकस्ट है तो नहीं, यहाँ यानी कि लोकस्ट है तो नहीं, या फिर उनके एग्स तो प्रेजेंट नहीं है। रिकमेंड किया जाएगा पेस्टिसाइड्स का कि उसको यूज़ किया जाए जिससे कि यहाँ पे लोकस्ट का जो ब्रीडिंग है और जो बढ़ते जाते हैं वो यहाँ पे स्टॉप हो सके। साथ ही स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है उस एरिया में जहाँ पे डे टेम्परेचर रेंज जो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है आपका 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकस्ट अटैक। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट भी पता चल गया, इस सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इसके बारे में पता चल गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। तो अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप कि अब आप उसका आंसर दे सकोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस बार का ईयर कहा जा रहा है 2020 की सुपर ईयर है, तो ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि स्ट्रैटेजिक प्लान है फॉर बायोडाइवर्सिटी का। यहाँ पे आपका 20 ग्लोबल जो इकाई टारगेट है उसको 2010 में अडॉप्ट किया गया था और एंड किया गया है 2020 में। तो देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल देखेंगे, काफ़ी कुछ आपका यहाँ पे रिवाइज भी होने वाला है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान था बायोडाइवर्सिटी का 10 साल का, ये था क्या, इसके बारे में डिटेल आप लोग को पता होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी ये 2011 से लेकर 2020 तक था, जिसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया CBD के द्वारा। यानी कि CBD कहने का मतलब है कि कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये कब हुआ था, जब 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी COP10 में, वो भी नागोया में, जो कि जापान की एक सिटी है। और यहाँ पे आपका पर्पस था कि कैसे ब्रॉड बेस्ड एक्शन लेना है और बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे सपोर्ट करना है, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो भी सारे कंट्रीज़ और स्टेक होल्डर्स के साथ। जो स्ट्रैटेजिक प्लान है इसमें आप देखोगे कि एक शेयर्ड विजन था, मिशन रखा गया था, 20 टारगेट रखी गई थी जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स में, और कलेक्टिवली इन सब को कहा गया है इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट, ओके, ABT इसको कहते थे। तो इसमें विजन मिशन क्या रखा गया है सब देख लेते हैं। इसमें विजन रखा गया था कि अच्छे से हारमोनी के साथ जीना है, साथ ही साथ यहाँ पे नेचर के साथ एक हारमोनी जैसा पेश आना है, वो भी कब तक, तो 2050 तक। बायोडाइवर्सिटी को वैल्यू करना है, इसको कंजर्व करना है, रीस्टोर करके रखना है और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इकोसिस्टम सर्विस को मेंटेन करके रखना है, हेल्दी प्लैनेट को सस्टेन करना है, और एक बेनिफिशियल्स जो यहाँ पे सारे पर्सन है बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है सबको। मिशन क्या था कि एक अच्छा खासा इफेक्टिव और अर्जेंट एक्शन लेकर चलना है जिससे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे देख सके, इंश्योर कर सके 2020 इकोसिस्टम तक, जो कि काफ़ी रेजिलियंट हो और कंटिन्यू कर सके, जिससे कि हम लोग एसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड कर सके। साथ ही यहाँ पे सिक्योर करना है हमारे प्लैनेट की वैरायटी ऑफ लाइफ को, और कंट्रीब्यूट करना है हमारे ह्यूमन वेलबींग को, और यहाँ पे जो इरेडिकेशन करनी है वो पॉवर्टी का करना है, यानी कि गरीबी यहाँ पे दूर करनी है। अगर बायोडाइवर्सिटी पे हम लोग अच्छे तरीके से फोकस करने लगे, हमारे नेचर इन्वायरमेंट को हम लोग बर्बाद करने से दूर कर सके, तो इससे क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी पे ज़रूर यहाँ पे आपका जो है फ़र्क पड़ेगा, पॉवर्टी कहीं ना कहीं ज़रूर कम हो पाएगी। तो अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखें तो यहाँ पे क्या क्या एग्री किया गया है, तो हम लोग को यहाँ पे नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान है, साथ ही साथ यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी है उसको अपडेट करना होगा। डेवलप किया गया है यहाँ पे नेशनल टारगेट, साथ ही साथ यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजिक प्लान और APT को जो इकाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे टारगेट है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया गया है। अडॉप्ट किया गया है जो अपडेटेड यहाँ पे NBSAP का, यानी कि यहाँ पे जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान है उसको अडॉप्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए प्रोग्रेस का, जो भी अचीव किया जा रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लान और इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट और ये नेशनल रिपोर्ट के थ्रू, तो इसके बारे में भी देखा जाएगा। प्रेजेंटली आप देखोगे तो नेगोशिएशन यहाँ पे करना चाहिए जिसके थ्रू जो पोस्ट 2020 यहाँ पे है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको भी यहाँ पे जो है आपका डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिक चीज़ें देखते हैं, बात कर रहे हैं CBD की, क्योंकि CBD के द्वारा ही यहाँ पे जो है आपका अडॉप्ट किया गया है। तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि यहाँ पे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 1992 में, वो भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको स्मॉल में हम लोग रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। इसका 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला था कि हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है,
सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना है जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट हैं। फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, जो भी बेनिफिट यहाँ पे आपका जेनेटिक रिसोर्सेज से निकल कर आ रहा है। सीबीटी में अगर आप देखोगे तो 196 इसके पार्टीज़ है और इंडिया भी इसके पार्टीज़ है। साथ ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी है, इसके अंदर क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है वो भी देख लीजिए आप लोग। नागोया प्रोटोकॉल तो आप लोग देखे ही होंगे। तो नागोया प्रोटोकॉल किस चीज़ पे बात करते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और इन्वायरमेंट से बेनिफिट जो हो रहा है ना वो आपस में ही शेयर कर सकते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल है जो कि बायो सेफ्टी की बात करते हैं। इसमें क्या है ना कि सेफ हैंडलिंग करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और जितने भी यहाँ पे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसका इस्तेमाल करना है। और ये रिजल्ट किससे होगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिससे कि आप देखोगे कि जो एडवर्स इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में और ह्यूमन हेल्थ में वो यहाँ पे कम हो पाएगा, उसको इंश्योर करना है। तो मेनली यहाँ पे बायो सेफ्टी की बात की जा रही है कार्टेजिना प्रोटोकॉल में। नागोया कोलालंपर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लिएबिलिटी एंड रिड्रेस द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। इसका एम था कि यहाँ पे कंजर्व करनी है, सस्टेनेबल यूज़ करनी है हमारे बायोडाइवर्सिटी को। और ये कैसे हो पाएगा तो जितनी भी यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स है उसको प्रोवाइड करना है, प्रोसेस रखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उसको यहाँ पे रिड्रेस कर सके। इंडिया के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है और रेटिफाई किया गया है सारे 3 प्रोटोकॉल को। तो ये तीनों प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। नागोया प्रोटोकॉल विच इज़ related to the access and benefit sharing of environment, Cartagena Protocol which talks about the biosafety, and Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol which is about the liability and redress to the Cartagena Protocol on biosafety। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, मेन बात यही है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे लेकिन मेन बात यही है कि इंडिया इन तीनों की मेंबर है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। रिलेटेड न्यूज़ और क्या क्या है देख लेते हैं। वर्चुअल सेलिब्रेशन किया गया है। वर्चुअल कहने का मतलब है कि ऑनलाइन सेलिब्रेशन, जैसे आज की डेट में कोविड-19 के कारण जो है कोई भी आपकी सबमिट हो नहीं पा रही है, कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सब कोई ऑनलाइन एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस किए हुए। आप लोग भी अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, तभी आप लोग यूट्यूब पे बैठ के या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म में बैठ के आप लोग ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये वर्चुअल सेलिब्रेशन हुआ है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, और ये जो किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पे 5 की इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो पहला क्या है, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट है ना उनको इंगेज किया जाएगा कि वो यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी के प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करें। सेकंड वन इज UNEP कंपेन है, जो कि इलीगल ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कहने का मतलब है कि वैसे स्पीसीज जिनकी की प्रजाति अब लुप्त होने वाली है, उनकी प्रजाति आप हाथ में ही काउंट कर सकते हो, या तो 1000 से मीन्स अराउंड 1000 उनकी प्रजाति आपकी अभी है। 250 तक अगर आपकी कोई भी प्रजाति रहती है तो उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कह देते हैं। तो ये आपका लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। और UNEP जो है, जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल जितने भी चैलेंजेस है, इलीगल ट्रैफिकिंग गलत तरीके से जो है तस्करी किया जाता है कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कैंपेन लाया गया। थर्ड वन इज़ वेबिनार सीरीज़, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के ऊपर है। फोर्थ वन इज़ WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो कि यहाँ पे यंग जनरेशन्स को यहाँ पे इंगेज करती है कि वो यहाँ पे कन्वर्सेशन करे क्या ह्यूमैनिटी फुटप्रिंट का इम्पैक्ट हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। फिफ्थ वन इज़ एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि सपोर्ट किया जा रहा है WWF के द्वारा। ओके, तो ये सारी 5 पॉइंट है, 5 इनिशिएटिव है जो कि इस बार आपका वर्चुअल समिट जब वर्चुअल सेलिब्रेशंस हुआ है तो उसमें ये निकल कर आया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं कि इंडिया का क्या एफर्ट्स रहा है इस टारगेट को अचीव करने में, जिसको हम लोग इकाई टारगेट कहते हैं। तो एक बार आप लोग इकाई टारगेट की तरफ देख लीजिए कि इस पर क्या क्या टारगेट रखा गया है। तो मेनली यहाँ पे आप लोग जो टारगेट देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला है कि जो अंडरलाइंग कॉजेज़ है उसको यहाँ पे एड्रेस करना है, जैसे कि लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देना है, कुछ इंसेंटिव्स को रिफॉर्म करना है, इम्प्लीमेंट करनी है प्लान जिससे कि सस्टेनेबिलिटी हो सके। सेकेंड है कि यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कम करना है और सस्टेनेबल यूज़ यहाँ पर आपका बढ़ाना है। सस्टेनेबल यूज़ कहने का मतलब है कि जैसे नेचर से आपको जो भी चीज़ें मिल रही है ना उसका इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आज की डेट में जितनी भी जनरेशन है उनको सारी चीज़ें तो उपयुक्त हो सके, उनको प्रोवाइड अवेलेबल करा सके, लेकिन आगे आने वाले जितने भी जनरेशन हैं उनको भी सारी चीज़ें मिल सके। तो सबसे पहला बात है कि हमें यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कम करना है। फिश सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, जो हैबिटाट लॉस होते जा रहे हैं, बहुत सारे स्पेसीज़ है जो कि हैबिटाट लॉस होने के कारण जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो इस पर ध्यान देना है। थर्ड वन इज़ की सेफगार्ड इकोसिस्टम स्पेसीज़ एंड जीन्स, तो यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करना हमारे इकोसिस्टम और जीन्स को, यानी कि यहाँ पे जो हमारी क्रिटिकल साइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है। जो भी यहाँ पे स्पेसीज़
एक्सटेंशन होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है कि हमें यहाँ पे इन्हांस करना होगा बेनिफिट जो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सेफ गार्ड इकोसिस्टम सर्विस पे ध्यान देना है। हमारे जो यहाँ पे जंगल डिग्रेड हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं, जंगलों की कटाई इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को रोकना होगा। साथ ही हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हांस करना है, और वो कैसे हो पाएगा? प्लानिंग करके, नॉलेज मैनेज करके और कैपेसिटी बिल्डिंग करके। तो हमें यहाँ पे जो है ना प्रोटेक्ट करना है जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, शेयर करना है बायोडाइवर्सिटी नॉलेज को, और यहाँ पे हम लोग की जो यहाँ पे कंजर्वेशन फाइनेंस है उसको भी इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इकाई टारगेट के अंदर जो है ना ये 5 आपका जो है स्ट्रैटेजिक गोल रखा गया। तो 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स को आप लोग को ध्यान में रख सकते हो और टारगेट को भी ध्यान में रख सकते हो। तो इंडिया के एफर्ट्स देख लेते हैं अब डिटेल में कि क्या क्या एफर्ट्स रहा है इनको ये अचीव करने के लिए। तो इंडिया जो है अपने यहाँ फर्स्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था, और उसका नाम था नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रैटेजी ऑन बायोडाइवर्सिटी इन 1999, जो कि बाद में ये रिवाइज किया गया 2008 में, और बायोडाइवर्सिटी एजेंडा यहाँ पे लाया गया नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो कि 2006 की थी। फिर 2008 में इसको अपडेट किया गया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया जो है अपने यहाँ 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट को डेवलप की थी, और इसमें यहाँ पे 20 जो इकाई टारगेट है उसको यहाँ पे कवर किया गया था। तो 20 कहने का मतलब है कि 5 यहाँ पे स्ट्रैटेजिक गोल था, लेकिन आप लोग टोटल यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 20 गोल था जिसको कि यहाँ पे कवर किया गया। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इंडिकेटर और जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है उसको भी डेवलप किया गया था हर एक आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट में। साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो जो 6th नेशनल रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आया था, तो इंडिया अपने ट्रैक पे थे कि वो यहाँ पे 12 जो यहाँ नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट था उसमें से 9 यहाँ पे अचीव कर लिया गया था। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि प्रोग्रेस अब तक क्या हुआ है। तो प्रोग्रेस अगर हम लोग देखें तो एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। जो नंबर है प्रोटेक्टेड एरिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है। टोटल 771 यहाँ पे 2018 में था, वही 2019 में आप देखोगे तो 870 प्रोटेक्टेड एरिया हो चुका है। साथ ही जो नागोया प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, तो इसको भी ऑपरेशन में लाया गया है। साथ ही हम लोग एक एक्सटेंसिव पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, डेवलप किए हैं। साथ ही लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पे डेवलप किए हैं जिसके थ्रू यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट को अचीव किया जा सके। तो मेजर पॉलिसीज़ का नाम आप लोग देख सकते हो कि 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था, 2006 में नेशनल पॉलिसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी थी, 2017 में मैरी टाइम था, 2016 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाया गया था। वहीं अगर मेजर कानून देखें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट 1986 है, और साथ ही यहाँ पे जो है वेटलैंड फॉरेस्ट रूल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सारे जो है ना हम लोग यहाँ पे अच्छे खासे एक पॉलिसी लेकर आए हैं जिससे कि हम लोग अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। तो अबाउट 2 लाख जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है लोकल लेवल में, वो यहाँ पे आपका बनाया गया था 2019 में, और 7,567 पीपल्स जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की गई थी वो भी यहाँ पे 2019 में। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि क्या क्या चैलेंजेस है, यानी कि इंडिया की तरफ से अगर आप लोग देख रहे हो तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्रेस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट ऑफ इंडिया है, जिसमें कि आपके सारे गोल्स को यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है 20 गोल्स को। तो यहाँ पे 2020 पहला हम लोग देख लेते हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है कंट्रीज़ के पॉपुलेशन का, स्पेशली हमारे यूथ का, जिनको यहाँ पे अवेयर कराना है कि बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, और कुछ स्टेप्स भी लेना है जिसके थ्रू वो अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करे और अच्छे तरीके से यूज़ करे। तो ये इकाई टारगेट 1 है। इकाई टारगेट 2 है जो कि इंडिया में भी वही है। 2020 तक क्या करना है कि बायोडाइवर्सिटी की जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करना है नेशनल और स्टेट प्लानिंग के साथ। यहाँ पे आप लोग 3 जो हमारा नेशनल प्लान है वो यहाँ पे इकाई टारगेट जो 5 से 15 है उसको हम लोग एक साथ मर्ज किए। स्ट्रैटेजी रखे कि किस तरीके से जो डिग्रेडेशन का रेट बढ़ता जा रहा है उसको कम करना है, फ्रेगमेंटेशन और जो नेचुरल हैबिटाट है जितने भी स्पीसीज़ वगैरह है वो जो ख़त्म होते जा रहे हैं उसको भी कंजर्व करना है। अगर हम लोग नेशनल प्रोग्राम 4 देखें जो कि इकाई टारगेट यहाँ पे 9 देखने को मिलेगा, तो 2020 तक जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है और जो पाथवेज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्ट्रैटेजीज़ होगी कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ यानी कि एक तरीके का आपको स्पीसीज़ देखने को मिलेगा। एलियन कहने का मतलब
मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे प्लैनेट से आ रहे हैं। एलियन कहने का मतलब है कि किसी जगह के लिए वो अननोन है। मान लीजिए कि एक जगह है आपके राजस्थान में जहाँ पे अच्छा खासा जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि हरियाणा के कोई स्पेसिस वहाँ पे आ जाते हैं, प्लांटी स्पेसिस आप लोग कह सकते हो, जो कि यहाँ पे जितने भी क्रॉप है ना उसको ग्रो करने में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस तरीके की स्पेसिस को हम लोग जो है इन्वेजिव एलियन स्पेसिस कहते हैं। वही सेम आप लोग जो है एनिमल्स के टर्म में भी देख सकते हो। इकाई टारगेट जो 6, 7, 8 है उसको एक साथ मर्ज करके यहाँ पे 5 रखा गया है, जिसमें कि कुछ मेजर्स अडॉप्ट किया गया है कि कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ का। वहीं अगर हम लोग इकाई टारगेट 10, 11, 12 देखें तो इसमें हमारी इंडिया की नेशनल प्रोग्राम 6 है, जिसमें कि आपका रिप्रेजेंटेटिव एरिया को रखा गया है वो भी टेरिस्ट्रियल और इनलैंड वाटर्स में। साथ ही अगर 7 नेशनल प्लान देखें जिसमें कि इकाई टारगेट 13 है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है कल्टिवेटेड प्लांट का, वो भी लाइव स्टॉक से और उनके वाइल्ड रिलेटिव से भी, जैसे कि दूसरे सोशो इकोनॉमिकली और जो यहाँ पे कल्चरली जो वैल्यू स्पीसीज है उनको भी यहाँ पे रखा गया है। इकाई टारगेट अगर 14 देखें तो हमारा 8 है कि यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, स्पेशली जो कि वाटर, ह्यूमन हेल्थ, लाइवलीहुड और वेलबींग से रिलेटेड है। उसके बाद इकाई टारगेट अगर 16 देखें तो हमारे यहाँ पे 9 है कि 2015 तक एक्सेस करना है जेनेटिक रिसोर्सेज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है, जो भी बेनिफिट यहाँ पे हमें नागोया प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही इकाई टारगेट 3, 4 और 17 है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर 10 रखे कि एक इफेक्टिव, पार्टिसिपेटरी और अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लेकर आना है हर एक डिफरेंट लेवल की गवर्नेंस में। साथ ही इकाई टारगेट जो 18 है वो हमारे 11 में है कि नेशनल इनिशिएटिव होनी चाहिए जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सके बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में। साथ ही यहाँ पे इकाई टारगेट 19 और 20 जो है उसको हम लोग अपने नेशनल प्लान में 12 में रखें कि अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिससे कि जो फिनेंशियल, ह्यूमन, टेक्निकल रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे आपका अवेलेबल हो सके, जिसके थ्रू हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। सो दीज आर ऑल 12 नेशनल प्लान्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शंस, जो कि आपका रिलेटेड किससे है, तो इकाई टारगेट से रिलेटेड है। ओके, सो इकाई टारगेट जो है वो आपका ऑल ओवर द कंट्री के लिए है, लेकिन हम लोग उसी में से जो है अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए अपने तरीके से यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए थे। लेकिन फिर भी हमारा काम इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस करें कि कैसे यहाँ पे हर एक स्पेसिस के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनको कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है ना चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले यही है कि अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बहुत कम है। अगर हम लोग गवर्नमेंट प्रोग्राम की देखें तो लोग जानते ही नहीं कि इस तरीके का भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहा है जिससे कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जो लोकल एरिया है उस पर ये इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। स्पेशली ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर है, क्योंकि उनके पास जो है ना लैंग्वेज बैरियर है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, उनके पास जो है इस तरीके का साधन सुविधा भी ज़्यादा नहीं होता, मोबाइल और वगैरह वगैरह, इंटरनेट वगैरह, कनेक्टिविटी भी बहुत दूर होती है, और उनका अपना खुद का लैंग्वेज होता है, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं समझ पाते, वो कॉमन हिंदी लैंग्वेज भी बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो नहीं समझ पाते। तो लैंग्वेज बैरियर के कारण भी ऐसा होता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है ना वो ये नहीं जानते हैं कि, क्योंकि मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जंगल वगैरह में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जानते कि हमारे सरकार जो है किस तरीके का यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। सेकेंड यहाँ पे प्रॉब्लम है फॉरेस्ट फायर, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हमारे इंडिया में आप देखोगे तो ओनली 21% जो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है, इसमें बताया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये फॉरेस्ट फायर से यानी कि आग लगने की संभावना इतने लार्ज नंबर में 21% जो हमारी फॉरेस्ट है। ऊपर से आप लोग देखते हो ऑल ओवर इंडिया में भी, ऑल ओवर कंट्री में भी ये चल रहा है। जैसे कि आपको ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर भी आप देखे होंगे, कितने 12 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा वहाँ पे जो है पेड़ पौधे जल गए थे। अमेज़ॉन फॉरेस्ट फायर आप लोग सुने होंगे कि कितने मास नंबर पे वहाँ पे भी आग लग गई थी। तो इस तरीके से आग लगने से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे बायोडाइवर्सिटी को ह्यूज लॉस होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्योंकि इस तरीके का आपका आग लगने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस होती है, और इससे क्या होता है कि हमारी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होते हैं, हैबिटाट लॉस हो जाता है, बहुत सारे जो जीव जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं, और उनके जो है रहने का जगह भी ख़त्म हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही जो इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है इसका भी थ्रेट होता है, क्योंकि क्या होता है कि कम्युनिटी की स्ट्रक्चर और जो स्पेसीज की जो कंपोजिशन है नेटिव इकोसिस्टम में, अगर वो चेंज हो जाती है तो उससे भी यहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले जो स्पेसीज है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग है लोकल लेवल में, आप देखोगे
कि जो इंस्टीट्यूशन है लोकल गवर्नेंस की, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ये आपका बनाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। तो यहाँ पे क्या है ना कि इल इक्विप्ड है, यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका जो है इसका देखभाल भी नहीं किया जा रहा है, डिसीजंस भी नहीं लिया जा रहा है, वो भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इशूज़ में। डेटा कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में जो है ना ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि आज की डेट में हम लोग को ज़रूरत है कि इसको कंपाइल करना चाहिए, डेटा को एनालाइज करना चाहिए। इसके थ्रू जो है हम लोग अपने यहाँ पे जो नेशनल यहाँ पे जो प्लान बनाए हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और मॉनिटर कर पाएंगे। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को लोकल डायलेक्ट्स के लिए यहाँ पे टूल किट्स का क्रिएशन करना चाहिए, यानी कि जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का, उनके लिए हम लोग को जो है यहाँ पे अच्छा खासा टूल किट्स लेकर आना है लोकल डायलेक्ट्स के लिए, यानी कि उनके खुद के लैंग्वेज में हम लोग को उनको बताना होगा, यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग को एक्सेस करना होगा, साथ ही उनको अनेबल करना होगा कि वो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सके कंजर्वेशन के लिए। एडिशनल फंडिंग, रिसोर्सेज और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि इनिशिएटिव आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उनकी तरफ से स्कीम लाया गया था फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था स्टेट को कि वो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर से टैकल कर सके। इंटेंसिव और सस्टेन ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, यानी कि आप लोग देखो कि जैसे म्यूनिसिपल और पंचायत बॉडीज़ है तो उनको भी यहाँ पे जो है ना एक अच्छा खासा जो है लोकल गवर्नेंस देने की ज़रूरत है, लोकल गवर्नेंस पे वो लोग ज़्यादा इंक्लूड हो तो बेटर रहेगा। साथ ही एक नेशनली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मैनेजमेंट का, उसको भी डेवलप करना है। साथ ही एक सेंट्रल जो डेटाबेस है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सके और ट्रैक कर सके। तो ये हमारा कैसे होगा, तो एडिशन यहाँ पे फाइनेंशियल, टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकाई टारगेट। बहुत ही ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव आपकी एक आर्टिकल कह सकते हो, थोड़ी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग कुछ टारगेट के बारे में बात करते हैं ना तो वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और वही घिसे पटीते रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपको खास नया तो बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इकाई टारगेट में भी जो आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से वहाँ पे आपका रूल्स रेगुलेशन रखा गया है, तो कुछ ऐसा खास तो नया नहीं है। आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के गोल में है वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ इट इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ समथिंग न्यू। तो आपको यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या पता कि ये 5 स्ट्रैटेजिक जो यहाँ पे आपका गोल्स है इकाई टारगेट के अंदर, तो इसको अगर आप लोग ने ध्यान से नहीं रखा तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाए और यूपीएससी यहाँ पे पूछ बैठे कि कौन सा इसमें से जो है आपकी स्ट्रैटेजिक गोल नहीं है इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2020 में इसका ख़त्म हो चुका है, यानी कि 10 साल का जो टारगेट था वो अभी जाके पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा आपकी बन जाती है, क्योंकि यूपीएससी 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। एक, जब कोई नया प्रोग्राम आता है कुछ यूनिक सा प्रोग्राम, सेकंड जब वो प्रोग्राम की टारगेट कंप्लीट हो जाती है, तो इन दोनों चीज़ों पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, चलिए एक थर्ड यहाँ पे टॉपिक है, इसको भी देख ही लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो डिकेड है इकोसिस्टम रीस्टोरेशंस पे, यानी कि इकोसिस्टम जो हमारी बर्बाद होती जा रही है उसको किस तरीके से रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन की डिकेड हम लोग देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उनके द्वारा ये प्रोक्लेम किया गया है कि आगे आने वाला 10 साल जो है वो हमारा किस पे होगा, तो डिकेड होगा, जो कि यहाँ पे इकोसिस्टम रिस्टोर करने के लिए होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और देख लेते हैं कि इस पे क्या क्या बातें किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो डिकेड है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन में, इसका एम है कि एक रीस्टोर करना है हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम आज की डेट में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, डिग्रेड हो गया, तो इसको हम लोग को फिर से यहाँ पे पुनर्जीवित करना है और एक अच्छा खासा मेजर्स लेके आना है, जिसके थ्रू जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको हम लोग को फाइट करना है और जो फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना है, वाटर सप्लाई करना है, बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देना है। तो इतना सारा काम हम लोग को आगे आने वाले 10 साल में ये करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सक्सेसफुल गवर्नमेंट लीड और प्राइवेट इनिशिएटिव जो है वो शोकेस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को हॉल्ट कर पाएंगे, रोक पाएंगे और जितना इकोसिस्टम हमारी बर्बाद हुई है उसको रीस्टोर कर पाएंगे। नॉलेज एक्सचेंज को यहाँ पे इन्हांस कर पाएंगे, जिसके थ्रू जो रीस्टोरेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इनिशिएटिव को क्रिएट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, वो भी सेम लैंडस्केप में, रीजन में, और यहाँ पे जो है इफिशिएंसी और जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग बढ़ा पाएंगे। एक लिंक यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे इकोसिस्टम रीस्टोरेशन और बिजनेस इंटरेस्टेड लोगों में। साथ ही यहाँ पे एक वाइडर बड़े पैमाने पे स्पेक्ट्रम भी लेकर आएंगे, जो कि हम लोग को एक आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली कहाँ से, तो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर से, जिससे कि इंपॉर्टेंस होगी इन्वायरमेंट की, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट की, जो कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए होगी। ओके, साथ ही इकोसिस्टम में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ एड्रेस
की जाएगी। हमारे फॉरेस्ट जंगल आप लोग देख रहे हो, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है, वेटलैंड है, सवाना है, इनलैंड वाटर्स है, कोस्टल है, मैराइन इकोसिस्टम है। इवन यहाँ पे अर्बन इन्वायरमेंट को भी आपका इकोसिस्टम में रखा गया है। सो यहाँ पे स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक के सारे पहलू को यहाँ पे आपका कवर किया गया है इकोसिस्टम में। ओके, अगर हम लोग लैंड में देखें तो जो रिस्टोरेशन करनी है एटलीस्ट 350 मिलियन हेक्टेयर्स जो कि डिग्रेडेड लैंडस्केप है, उनको 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि उसको फिर से यहाँ पे रिस्टोर करना है। एक जो टारगेट है कोस्ट और ओशन का, उसको अभी तक सेट नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ यहाँ पे आपका जो है रीजनल एफर्ट्स भी है, जैसे कि इनिशिएटिव 20x20 जो कि लैटिन अमेरिका में है। इसका एम है कि 20 मिलियन हेक्टेयर तक का जो डिग्रेडेड लैंड है उसको 2020 तक यहाँ पे रिस्टोर करना है। दैट्स वाई यहाँ पे 20x20 लैटिन अमेरिका का ये आपका एक इनिशिएटिव है। साथ ही यहाँ पे AFR100 है, अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है, जिसका एम है कि 100 मिलियन हेक्टेयर जो कि डिग्रेडेड लैंड का है उसको रिस्टोर करना है 2030 तक। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में लीड कर रहे हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेशनल डिकेड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जो है उन्होंने डेजिग्नेट किया है एक स्पेसिफिक डे, वीक, ईयर, डिकेड्स एज ओकेशंस, जिससे कि एक पर्टिकुलर इवेंट और टॉपिक्स को वो मार्क कर सके कि कैसे यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रमोट करना है, वो भी अवेयरनेस और एक्शन के थ्रू। कुछ डिकेड आप लोग देख सकते हो 2020 में जो एंड हुई है। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन की डिकेड जो कि बायोडाइवर्सिटी में, फिर डिकेड है वो एक्शन फॉर रोड सेफ्टी का, यूनाइटेड नेशन डिकेड है डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 ऐसी डिकेड है जो कि 2020 में एंड हुई है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि ये जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है एक्चुअली ये है क्या, इसके बारे में हम लोग कैसे समझ सकते हैं और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या करना है ना कि हमारे जो इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, लिविंग बीइंग भी है, साथ ही हमारे जो है प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स भी है, तो इसको रिकवर करना है जो कि बर्बाद हो चुके, थोड़े डिग्रेड हो गए। जैसे आप लोग देखते हो कि कुछ एक समय था जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी, उस जगह को क्या कर दिया गया है, वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे काट दिया गया, ग्रास वगैरह जितने भी थे, घास फूस थे, उसमें क्या कर दिया गया कि सीमेंटेड कर दिया गया और वहाँ पे पार्क बना दिया गया, या फिर वहाँ पे आपका पार्किंग जोन बना दिया गया, या फिर वहाँ पे आपकी जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हो गए। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि एक लैंड है जो कि बहुत ही अच्छा लैंड था, फर्टाइल लैंड था, लेकिन एक समय उस पर ध्यान नहीं देते देते क्या हुआ कि वो ज़मीन जो है बंजर हो गया। अब वो ना ही वहाँ पे खेती करने लायक है, ना ही वहाँ पे आप लोग कुछ काम कर सकते हो। तो ऐसी ज़मीन की कमी नहीं है हमारे इंडिया में, और ऐसी जगह की कमी नहीं है जिससे कि जो है हमारे यहाँ की हरियाली गायब हो गई, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी है, वेटलैंड है, पिटलैंड है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, उन पे हम लोग को रिस्टोरेशन का काम करना है। एक इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इन्हीं के साथ रहते हैं। जैसे हम लोग जैसे रह रहे हैं जहाँ पे भी, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं एक पेड़ पौधे भी है, कुछ जानवर भी रहते हैं हमारे अगल बगल, कुछ हम लोग इंसान भी रह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं। रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा कि डिस्टर्बेंस सिस्टम, जो इकोसिस्टम आपका बर्बाद हो गया है तो उससे पहले वो कैसा था उस तरीके के पिक्चर्स में फिर से लाने की कोशिश की जाएगी। इसमें आपका क्या क्या प्रैक्टिस रखा गया कि जो वेजिटेशंस बर्बाद हो गए उसको रिस्टोर करना है। एक अच्छा खासा जो ट्रीज़, आज के डेट में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कट डाउन हो चुके हैं, तो उस तरीके से जो है एफोरेस्टेशन करनी है, इन्वेजिव स्पेसिस को क्लियर करना है, यानी कि ऐसे स्पेसीज़ आके रहने लगे या फिर ऐसे पेड़ पौधे आ गए जो कि हमारे वहाँ के रहने वाले जो स्पेसीज़ अगर उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करे तो उनको हटाना है। एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, एग्रो फॉरेस्ट्री पे ध्यान देना है। ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो वर्ल्ड की जो लैंडस्केप की जो डिग्रेडेशन का पेस है और इकोसिस्टम है उसको लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, एक मास माइग्रेशन देखने को मिल रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन हो चुका है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बेनिफिट क्या क्या है इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन से? बात तो हम लोग रिस्टोरेशन का कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या बेनिफिट हो सकता है हर एक पहलू पे डिफरेंट तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक अगर बेनिफिट देखें तो इससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला है कि पॉवर्टी एलिविएशन होगा, यानी कि जो गरीबी आज के डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो पाएगी। 350 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंडस्केप है, ज़मीन है, अगर उसको हम लोग रिस्टोर
कर लेते हैं 2030 तक, तो इससे क्या होगा ना कि रूरल इकॉनमी इससे बूस्ट हो पाएगी और इससे हमारे जो है यूएस डॉलर में आप देखोगे तो $9 ट्रिलियन तक का इकोसिस्टम सर्विस जो है ये वर्थ है पूरी तरीके से। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी सॉइल होगी, तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे और इससे हाई क्वालिटी प्लांट भी जो है प्रोड्यूस हो पाएगी। टूरिज्म इससे इन्हांस होगी, यानी कि अच्छे अच्छे अगर नेचुरल लैंडस्केप होंगे तो वहाँ पे जो है टूरिज्म आते हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं देखने के लिए उसको। साथ ही इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट और जो माइग्रेशन है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो पाएगा, यानी कि एक रूरल एरिया में अगर आप लोग सारी सुख सुविधा, तो एक ही गांव में अगर कोई भी रूरल रीजन है, अगर वहीं पे आपको लोगों को सारे सुख सुविधा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो फिर क्यों लोग जो है ना वो माइग्रेट करेंगे, अर्बन एरियाज़ में जाएंगे। इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन क्यों होगा, नहीं होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही इकोलॉजिकली अगर बेनिफिट देखें तो इससे क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज आज की डेट में होते जा रहा है, जैसे आप लोग भी देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल वेदर फील कर रहे होंगे, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। इस बार जो है आपकी हीट वेव्स भी बहुत लेट आई तो पता नहीं एक 3-4 दिन में ही, फिर उसके बाद जो है आपका चला गया। तो 3-4 दिन का ही ड्यूरेशन रहता है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट आया। इस बार हम लोग जो गर्मी की सीज़न फील कर रहे हैं वो भी हम लोग जो है ना मई के मिड तक तो नहीं किए थे। तो ये सारी जो है आपको देखने को मिलेगा, जो साइक्लोन आया था वो कभी भी आ जा रहा है और ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग मिटिगेट कर पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम जब रीस्टोर होगी, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि 1 मिलियन जो एनिमल और प्लांट स्पेसीज जो कि आज की डेट में करेंटली थ्रेटेंड है एक्सटिंक्शन से, तो हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो कितने बड़े नंबर पे हम लोग बचा सकते हैं ये आप लोग देख सकते हो। जो कोस्टल एरिया है, मैराइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसको भी रिवाइव कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, यानी कि जो तूफानी चक्रवात आता है उससे लोगों को बचा पाएंगे। फिशरीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, कार्बन स्टोरेज भी अच्छे से तरीके से कर पाएंगे। इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है कहीं ना कहीं उसको भी फुलफिल करेंगे। इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन से जो है हम लोग कुछ टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, टोटल आपको 17 गोल देखने को मिलेगा। तो ये सारे काम भी कर सकते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का है कि कार्बन इमिशंस जो है, जो हमारे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट अलग है जिसको कि हम लोग को अचीव करना है। तो ये सारी जो भी हम यहाँ पे कमिटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं वो भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन समझने का कोशिश ये करना है कि क्यों रीस्टोरेशन की ज़रूरत है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन की ज़रूरत क्यों है, ये समझिए। सबसे पहले देखिए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि ज़मीन में आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है, बताया जा रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहे हैं। वर्ल्ड की जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे कम हो चुकी है। अगर 1990 में आप देखोगे तो 31% था, वहीं अगर 2015 में देखें तो ये 30% हो चुका है। तो आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है और 70 मिलियन हेक्टेयर तक का जो फॉरेस्ट है ना वो ख़त्म हो चुका है, अगर 2000 से ही इसको कंपेयर करें तो। जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम होते जा रही है। प्लानट की जो लैंड एरिया है उसका 20% आप देखोगे तो वो डिक्लाइन हो गया है प्रोडक्टिविटी में। साथ ही फर्टिलिटी जो है लैंड की, सॉइल की, वो भी यहाँ पे कम होते जा रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है लैंड डिग्रेडेशन में। लैंड डिग्रेडेशन अगर आप लोग वर्ल्ड वाइड पूरा देखोगे तो इससे क्या हो रहा है ना, यानी कि ज़मीन की जो क्वालिटी है वो बर्बाद हो रही है। तो यानी कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को लॉस करें, इकोसिस्टम सर्विस यहाँ पे लॉस हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें, यानी कि पानी वाले रीजन में अगर हम लोग देखें तो वेटलैंड एरिया हमारे यहाँ कम हो रहा है। 70% जो वेटलैंड है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पूरे लास्ट सेंचुरी से। इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ओशंस और कोस्ट में, यानी कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। जैसे कि आप लोग को देखने को मिलता है कि इकॉनमी बढ़ाने के लिए कभी कभी जो है ओवर फिशिंग हो जाती है। पोल्यूशन का तो कहना ही नहीं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इवन प्लास्टिक पोल्यूशन भी आ चुका है। और कोस्टल डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रही है। जो सी बेड है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि सी ग्रासेस डिक्लाइन हो रहे हैं, आपका जो है डेड जोन आपका बढ़ते जा रहा है, कोरल रीफ जो है वो हमारे मरते जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिल रहा है। हाई कार्बन इमिशन हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 20 से 50% जो ग्लोबल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी आपका कन्वर्ट हो चुका है और डिग्रेड हो चुका है। तो इससे आपको ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन क्या क्या आपका चैलेंजेस है, हर एक पॉइंट में चैलेंजेस होते हैं।
तो इकोसिस्टम को रीस्टोर करने में क्या क्या चैलेंजेस है ये समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो है ना फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही लार्ज नंबर पे करना होगा। इसमें अराउंड $800 बिलियन तक का जो है यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग अगर 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रीस्टोर करना चाहते तो उसके लिए $800 बिलियन को यहाँ पे जो है हम लोग को इन्वेस्ट करना ही होगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाए और एक दिन में 2 दिन में ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं है। ये कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स है, जैसे कि आप लोग यूपीएससी का भी देखते हो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के 1 महीने 2 महीने पहले आप लोग ने रगड़ के जो है 50-60 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका प्रीलिम्स निकल गया या फिर मेंस निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो आप लोग देखोगे कि वंस इन ए मिलियन, वंस इन ए थाउजेंड या वंस इन ए क्या बोलूँ, इतने बड़े नंबर पे 1 या 2 बच्चे का ही वैसा होता है, अदरवाइज सबका नहीं होता है। तो एक कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स है जिसमें आपको जो है कंटिन्यूटी के साथ अपनी जो है पढ़ाई चालू रखना चाहिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। यूजुअली इकोसिस्टम जो है ना ये आप लोग देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ये कन्फेयर नहीं होता है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन जो है ये ज़रूरी है कि कैसे हम लोग यहाँ पे एफर्ट्स को रिस्टोर कर सकें। समझदारी की यहाँ पे कमी है। इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक जो है काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, इसमें प्रॉपर रिसर्च नहीं होता है, स्टडी नहीं हो पाती है। साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो इसमें आप लोग देखोगे कि इकोसिस्टम जो रिस्टोरेशन की बात की जाती है इसमें कुछ एफर्ट्स लगाया गया है कि कैसे यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिमिट्स हो, ये भी आपका इन्वॉल्व किया गया है। और इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये सारी चीज़ों पे, ये सारे एंगल्स पे हम लोग को ध्यान देना होगा, ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, तभी जाकर हम लोग इस तरीके का काम कर पाएंगे। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको रिस्टोरेशन करना है कैसे, तो एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से ही सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका निकल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री होगा तो जितने भी एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन होंगे वो ट्रीज़ में जो है सिंक हो जाते हैं। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, ग्रीन हाउस इमिशंस जो बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, कार्बन की इमिशंस कम होगी, तो इससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जब तक यहाँ पे विल नहीं होगा, वो भी हर एक लेवल पे, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल, लोकल लेवल पे, तभी ये आपका सही हो पाएगा। ग्लोबल जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको इंकरेज करना है जिसके थ्रू गुड प्रैक्टिसेस हो सके, यानी कि यहाँ पे आपका जो है एक अच्छा खासा रिसर्च करके लाना है इकोलॉजिकल रिसोर्स रिस्टोरेशन में, जिससे कि बेटर प्रैक्टिस करके हम लोग रिस्टोर कर सकें। साथ ही मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को पॉलिसीज़ और प्लान में लाना है। ऐसा नहीं है कि बस पॉलिसी आ गया, प्लान आ गया, सोच लिए, बस हो गया, रख दिए, साइड हो गया, नहीं, इसको मेन स्ट्रीम में लाना है, यानी कि हर वक्त इस पर ध्यान देना है, हर वक्त इसके बारे में सोचना है और हर वक्त इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो है देखते रहना है। और हर एक एरिया को नहीं, यहाँ पे आप लोग देखे हो कि मैराइन है, टेरेस्ट्रियल है, बायोडाइवर्सिटी लॉज है, क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी है, तो हर एक पहलू को यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देना है। साथ ही फिनेंशियल रिसोर्सेज को भी बढ़ाने पे ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पे प्रायोरिटी देना होगा कि कैसे जो है आपका कंजर्व और प्रिवेंट कर सके फर्दर यहाँ पे इकोसिस्टम को डिग्रेड करने में, यानी कि जितना हो चुका है उतना तो ठीक है, लेकिन आगे और इस इकोसिस्टम डिग्रेड ना हो उस पर यहाँ पे ध्यान देना है। इसको भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो गई, इसी के साथ साथ हमारे टाइम भी हो चुके हैं, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हम लोग को इकोलॉजिकली यहाँ पे रीस्टोर करना है, क्योंकि इकोसिस्टम के बिना आप लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा है कि जिस तरीके से जो है हम लोग बर्बाद किए हैं इकोसिस्टम को, अब हमें ही यहाँ पर मिलकर जो है इकोसिस्टम को वापस से रीस्टोर करना है, ठीक है। तो नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा हम लोग इसी तरीके से, क्योंकि आप लोग कोरोना वायरस के कारण देख चुके हो कि क्या हालत हो गई, हम लोग को घर पर बैठना पड़ा। आज तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया था, लेकिन ये क्या है, इसमें भी आप लोग समझ सकते हो कि ये हमारा ही है। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीज़ों को, ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को बोले मतलब एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इस तरीके की डिजीज़ आपकी स्प्रेड मास में जो है पूरी तरीके से स्प्रेड हो गई। तो ये ह्यूज मास में जो है आपका स्प्रेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था। लॉकडाउन के बाद जो है ये दिखाया जा रहा था कि हमारी जो है एयर पॉल्यूशन कम हो गई है, हमारी वाटर पॉल्यूशन कम हो गई है, रिवर गंगा है, बाकी जो भी यमुना वगैरह है सब बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, प्लास्टिक पॉल्यूशन कम देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, हमारे एक्टिविटीज़ के कारण हो रही थी। तो ह्यूमन बींग को अपने एक्टिविटीज़ को लिमिट करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, तभी जाके जो है हम लोग इस तरीके से इकोलॉजिकली रिस्टोरेशन पे वर्क कर पाएंगे। ओके, सो गाइस ये काफ़ी अच्छी आर्टिकल्स थी, इससे आपको काफ़ी पहलू देखने को मिले होंगे। और इन्वायरमेंट के अगर इस तरीके के आर्टिकल आप पढ़ते हो ना, तो आपकी जो ब्रॉड सेंस है सोचने की वो ज़रूर ओपन हो जाती है और आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं ना अपने आंसर लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, या फिर अगर आप लोग की प्रीलिम्स की क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को टैकल कर पाते हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अगर ये लेसन अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगती है तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करी सजेशंस है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।